हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना अभय भाई आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AR ट्यूटर्स पॉइंट पर। हाँ तो बच्चों, आज है लक्ष्य बैच का डे 4 और आज की क्लास में हम अपना चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ वाले जितने भी कंसेप्ट हैं सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एंड आई होप आपने अभी तक जो डे 3 तक हमने चीजें करी हैं, जो क्वेश्चंस करे हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। नहीं करे तो उन्हें जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए। जो काम जिस दिन दिया जा रहा है उसी दिन कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। आई नो डे 3 में थोड़ा ज्यादा काम हो गया होगा, बट स्टिल अभी हमारे पास जो वक्त है उसे हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है और एक भी टाइम, एक भी मिनट हमें वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अपना डे 4 स्टार्ट करते हैं ऑफ चेंजिंग यू कांट डू इट टू यू कैन डू इट। तो आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड काफी बच्चे इन टॉपिक को लेकर ना अटकते भी हैं। और वो टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। तो हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को चैप्टर वाइज ही लेके चलेंगे। पहले एडमिशन की बात करते हैं, फिर रिटायरमेंट की बात करते हैं। अपने कंसेप्ट पे आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। देखो, जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ना, जैसे अगर मैं TS ग्रेवाल या DK गोयल की बात करता हूं, उन्होंने केसेस बना रखे हैं और केसेस मैंने भी बनाए हैं। अब यहां पे हम जो केसेस बना के पढ़ते हैं ना, तो वो बड़ा बेकार चीज है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन केसेस के अकॉर्डिंग थोड़ी आएगा। CBSE बोर्ड ने सजेस्ट थोड़ी करा है कि मैं यही केस दूंगा। तो हमें केसेस से ज्यादा हमें कंसेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान देना चाहिए कि ये पर्टिकुलरली कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है कि कैपिटल को किस तरह से एडजस्ट करना है। भैया हमें तो यही नहीं समझ आता कि कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। तो देखो पहले इसका मतलब समझते हैं। बेसिक सा मतलब है, अपना 3 पार्टनर्स हैं ABC, एक चौथा पार्टनर आता है D। ABC की पहले के टाइम पे जो भी कैपिटल थी रहने दो। अब क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, फर्म दोबारा अपना पूरा एग्रीमेंट बना रही है, सब चीज हो रही है, तो ABC ने सोचा चलो लगे हाथ अपन क्या करते हैं, अपनी कैपिटल भी चेंज कर लेते हैं। उन्होंने सोच रखा था कि यार ये काम करेंगे, ये ऐसे ऐसे करेंगे, बट उन्होंने अभी तक चेंज नहीं करा। अब क्योंकि एक और पार्टनर एडमिट हो रहा है, सारा एग्रीमेंट दोबारा बन रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने बस डिसाइड किया चलो अपनी कैपिटल्स भी रीएडजस्ट कर लेते हैं, अपनी कैपिटल्स में भी थोड़े चेंजेस कर लेते हैं। तो यही तो है कैपिटल एडजस्टमेंट। रिटायरमेंट में भी सेम चीज है कि यार चलो पार्टनर रिटायर तो हो ही रहा है, हम लोग बचे हैं, हम लोग ही अपना कैपिटल्स को रीएडजस्ट कर लेते हैं, अपना इस तरह से कर लेते हैं। अब वो किस तरह से करना चाहते हैं, ये इस तरीके का मतलब क्या है, वो आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको जो केसेस बता रहा हूं वो केसेस आने के चांसेस है, बट यही केसेस होंगे जरूरी नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान देना ताकि आप इस चीज को अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो यहां पे हमारे पर्टिकुलरली 2 सिचुएशन होती है नॉर्मली, अगर हम देखें तो इन 2 के अलावा कोई तीसरी भी आ सकती है, तो उसके लिए मैं बता चुका हूं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो नंबर 1, यहां पे हम एडजस्ट कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं न्यू पार्टनर के बेसिस पर, यानी कि हम न्यू टू ओल्ड जा रहे हैं। हमें नए पार्टनर की कैपिटल से कहां जाना है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के पास जाना है। ये सिंपल सा एक कंक्लूजन है कि नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स को एडजस्ट करना है। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, तो मैं इस पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए स्टेप्स लिख रखे हैं। तो पहला स्टेप है आपको टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करना है। और टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। लेट्स से नया पार्टनर जो आ रहा है वो लेके आ रहा है 4 लाख रुपए और वो आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो 4 लाख रुपए इंटू 4/1, यानी कि हमने माना फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 16 लाख रुपए। ठीक है भाई, आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दो टोटल कैपिटल, ये जो हमने निकाली थी नई PSR में, ये जो हमने नई कैपिटल निकाली इसे किस में बांट दो, नई PSR में बांट दो। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जो मैंने एग्जांपल लिया, टोटल कैपिटल इक्वल टू, मैंने कहा नया पार्टनर आया 4 लाख रुपए लेके, इनटू उसका 1/4 शेयर था, तो रेसिप्रोकल हो गया 4/1, और ये हो गई हमारी कितनी, 16 लाख रुपए। अब लेट्स से A एंड B आर 2 पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2, और यहां पे हमें पता है C कितने के लिए आ रहा है, 1/4। तो अब भैया क्या हमें यहाँ पे पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या हमें यहाँ पर ABC की नई रेशियो निकालनी पड़ेगी, नहीं, यहाँ पे आप बच सकते हो।
अरे ये जो टोटल कैपिटल आई ना 16 लाख रुपए, इसके अंदर पहले एक सी की कैपिटल हटा दो, तो मैंने कहा 16 लाख रुपए माइनस 4 लाख रुपए, तो ये जो 12 लाख रुपए बचे ये किसकी कैपिटल होनी चाहिए? ये होगी ए की एंड बी की। अब इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, ए और बी के बारे में आगे जानकारी नहीं दी कि ए बी की रेशो चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ए और बी की रेशो पुरानी ही रहती है। तो जब पर्टिकुलरली हमें सिर्फ क्वेश्चन 2 जानकारी दे, यानी कि क्वेश्चन बोले ए बी में कोई रेशो में चेंज नहीं है, तो हम इस 12 लाख को सीधा किस में बांट देंगे? 3:2 में, और मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसे जैसे मैं 3:2 में बांटूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन मुझे न्यू पीएसआर दे दे तो मैं पूरे 16 लाख को न्यू पीएसआर में बांट देता। अगर क्वेश्चन मुझे कहे कि ए और बी की फ्यूचर रेशो चेंज हो रही है 3:1, तो मैं इसे 3:1 में बांट देता। अगर क्वेश्चन कहे कि ए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, या सी ने इससे एक्वायर करा उससे एक्वायर करा, तो यहां पर मैं इस शॉर्टकट को यूज नहीं कर सकता। उस केस में तो मुझे न्यू पीएसआर निकालनी ही पड़ेगी, देन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो समझ में आया ये पर्टिकुलरली हम कब कर सकते हैं शॉर्टकट? जब क्वेश्चन मुझे सिर्फ 2 जानकारी दे, ए बी की पुरानी रेशो, सी का नया शेयर। तो मैंने कहा सी का हिस्सा हटाओ, रिमेनिंग आ गया ए बी का, जो हम बांट देंगे उनकी पुरानी पीएसआर में। तो ये हमारा एक सिंपल सा शॉर्टकट हो जाता है। तो देखो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंगली बांटा, ए बी सी की कैपिटल्स आ गई। अब अकॉर्डिंगली या तो डेफिसिट हो गया सरप्लस, या तो ए को पैसे लाने पड़ेंगे, अगर एक्सेस हुआ तो वो लेके चला जाएगा। तो वो आपको पर्टिकुलरली डिटरमाइन करना है, उसे कैलकुलेट करना है, एंड आफ्टरवर्ड्स हम एंट्री पास करेंगे। और एंट्री क्या, अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल हमारी कम है और न्यू कैपिटल ज्यादा है, तो ऑब्वियसली पार्टनर पैसा लेके आएगा, और पैसा लाएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर वो अपने कंसर्न पार्टनर को पे भी कर सकता है हाथों हाथ। अपना पैसे आए लेके जाए, तो हम डायरेक्ट एंट्री भी तो कर सकते हैं, कंसर्न पार्टनर्स करंट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा ध्यान रखना, अगर अमाउंट ले आया तो कैश, अगर नहीं लाया तो कंसर्न पार्टनर्स करंट वर्ड यूज होगा। समझ में आया? अगर वो पैसे लेके आ जाता है तो कैश वर्ड यूज होगा, पैसे नहीं लेके आता है तो कंसर्न पार्टनर्स करंट यूज होगा। यानी कि ए की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ए अगर पैसे ले आया तो ए कैपिटल यहां पे आ जाएगा 1 लाख रुपए, अगर ए नहीं लेके आया तो यहां पे आ जाएगा एज करंट के नाम से। किस नाम से? एज करंट। और इसका उल्टा, अगर कैपिटल ज्यादा है और न्यू कैपिटल कम है, तो वो पैसे लेके जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया, लेट्स से बी है यहां पे, तो बी इज कैपिटल। अगर वो पैसे लेके जा जाता है तो कैश में, और अगर वो पैसे लेके नहीं जाता है तो उसके करंट में, कि उसका करंट हमने बढ़ा दिया कि वो बाद में अपना एडजस्ट कर लेगा। आई होप यहां तक क्लियर है। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं जल्दी से। तो यहां पे क्या हुआ, पहली सिचुएशन जब हम न्यू टू ओल्ड जाते हैं, तो हमने पहले तो अपना टोटल कैपिटल निकाली। कैसे निकाली? नए पार्टनर की कैपिटल को लिया, मल्टीप्लाई करा उसके शेयर के रेसिप्रोकल से, टोटल आ गई। उस टोटल कैपिटल को हमने बांट दिया, किसमें बांट दिया? न्यू पीएसआर में। देन मैंने देखा कि किसको कितना पैसा लाने की या लेके जाने की जरूरत है। तो अगर लाने की जरूरत है तो एंट्री आएगी फर्स्ट एंट्री, जहां पे कैश टू कैपिटल अकाउंट आ रहा है, और अगर नहीं लाता है तो करंट टू कैपिटल आ रहा है, और अगर लेके जा रहा है तो उल्टा हो जाएगा। आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या लिखा है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है कि ये जो सरप्लस है या शॉर्टेज है ये कैश के थ्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम एज्यूम करेंगे उसे किसके थ्रू? कैश या बैंक के थ्रू। करंट अकाउंट में नहीं डालते हम, कैश या बैंक के थ्रू उस चीज को ट्रीट करेंगे। ठीक है। अब आते हैं अगले पार्ट पे, जहां पे हमें नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर। अच्छा, ये वाला केस आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि यार अगर कोई नया पार्टनर आता है तो वो 2 चीजें लेके आता है, कैपिटल और गुडविल। यानी कि कैपिटल लिखी होगी ना क्वेश्चन में, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या है, हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल ही नहीं दी होगी। हम एडमिशन कर रहे हैं और नए पार्टनर की कैपिटल ही नहीं दे रखी। अब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी तो यार निकालना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे उसको समझना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ओल्ड पार्टनर से हम कहाँ जा रहे हैं? न्यू के पास। ओल्ड से हम कहाँ जा रहे हैं? न्यू के पास। तो इसमें स्टेप नंबर 1 क्या है,
भाई कैलकुलेट करो एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड का मतलब याद है, लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, जो कैरिड डाउन वाली फिगर होती है, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल जो होती है सब कुछ बांटने के बाद। हमने अपना कहा भाई कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन लिखा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखा, रिजर्व्स वगैरह बांट दिए, प्रीमियम फॉर गुडविल दे दिया। ये सब करने के बाद जो कैरिड डाउन आता है उसको एडजस्टेड कैपिटल कहते हैं। तो आप एडजस्टेड कैपिटल निकालो ओल्ड पार्टनर्स की, यानी कि बैलेंस कैरिड डाउन या क्लोजिंग कैपिटल कुछ भी कह सकते हो, और क्या करो टोटल कैपिटल निकालो। कैसे? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर कंबाइंड शेयर। अब ये कंबाइंड शेयर क्या है? देखो भाई, नया पार्टनर आया 1/4 के लिए। अब नया पार्टनर आके कहता है भैया पिज्जा की ये 4 स्लाइस, इस 4 में से 1 स्लाइस मैं खाऊंगा, 1/4 मैं खाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बची हुई 3 स्लाइस हैं ये किसकी हो जाएंगी? ए और बी की हो जाएगी। कंबाइंड में ए और बी की हो जाएंगी, यानी कि ए और बी की कितनी हो गई? 3/4। हमें ये नहीं जानना कि ए की कितनी है बी की कितनी है, उतनी टेंशन की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। हमें क्या जानना है? कंबाइंड शेयर जानना है ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो कंबाइंड शेयर कितना आया? 1/4 है तो 3/4, 1/5 हुआ तो 1 - 5 4/5 आ जाएगा कंबाइंड शेयर। समझ में आया? 1/6 है तो कितना आ जाएगा कंबाइंड शेयर? 5/6 आ जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो देखो, तो यहां पे हमें रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है कंबाइंड शेयर के, जिससे हमारी क्या आती है? टोटल कैपिटल। फिर हम टोटल कैपिटल को क्या करेंगे? उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी कैपिटल आ जाएगी। और वो कैपिटल की एंट्री तो हम सीख के आए हैं, जब कैपिटल लेके आता है पार्टनर, एंट्री क्या आती है? कैश या बैंक डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट क्लास में हमने देखा था, ठीक है? पैसा ला रहा है, कैश डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये हमारी 2 सिचुएशन थी किसके अंदर? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, या तो ओल्ड टू न्यू या न्यू टू ओल्ड। आई होप यहां तक क्लियर है आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं और अब अपन सीखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के केस में। अब देखो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में लिटरली अगर केसेस पे आ गया ना, फिर तो बस केसेस ही पढ़ते रह जाएंगे हम। तो यहां बेटर है केसेस को क्वेश्चन की फॉर्म से ही समझते हैं, ठीक है? बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, तो ध्यान देना। यहां पे अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं, सम बट सिमिलर क्वेश्चंस आपको अपने क्वेश्चन बैंक में भी देखने को मिलेंगे, तो वो आप लोग जरूर ट्राई करना। तो देखो, पहला क्वेश्चन, 3 पार्टनर एबीसी प्रॉफिट लॉसेस बांट रहे इन द रेशियो 3:2:1। उनमें से बी रिटायर हो रहा है, यानी कि बीच में जो रिटायर है वो रिटायर हो गया 1 अप्रैल 2023 को। ऑन दैट डेट एबीसी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि कैरी डाउन दे रखा है, इस 20, 19 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। टोटल कैपिटल जो है फर्म की वो 30,000 फिक्स करी गई है बिटवीन ए एंड बी इन प्रपोर्शन ऑफ 3:1, यानी कि उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी 3:1। आफ्टर पासिंग एंट्रीज इन देयर अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट, हमें कैलकुलेट करनी है अमाउंट टू बी पेड या ब्रॉट इन बाय कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, और उससे रिलेटेड एंट्री पास करनी है। इतना बड़ा क्वेश्चन, क्या करें? अरे कुछ भी नहीं है, बहुत फट्टू चीज है। क्वेश्चन ने कहा 3 पार्टनर है, उनकी ये कैपिटल है, कितनी कितनी? ए की 20, बी की 19 और सी की 10,000। आगे क्वेश्चन कहता है ए और बी ने डिसाइड किया उनकी कैपिटल कितनी? 30,000। उनकी रेशो क्या? 3:1। तो भाई मैंने कहा 30,000 की उनकी कैपिटल है, जिसके अंदर ए का हिस्सा और बी का हिस्सा, ए का हिस्सा 3/4, बी का हिस्सा 1/4। सॉल्व कर दो, तो इसे सॉल्व करोगे 22,500 आएगा, इसे सॉल्व करोगे 7,500 आएगा। मैंने कहा ए और बी कैपिटल रखना कितनी चाहते हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया उनकी नई कैपिटल होगी, भाई अभी हमने निकाली 22,500 एंड 7,500। उसके बाद हमने क्या कहा? उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? एग्जिस्टिंग कैपिटल ए की कितनी है? 20,000। और सी की बात कर रहे हैं हम, मैंने गलती से बी लिख दिया है, सी आएगा, ठीक है? सी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है? ए की 20,000 और सी की 10,000, 20,000 एंड 10,000। वो इतनी रखना चाहता है, ए कितनी चाहता है उसकी कैपिटल हो जाए? 22,500 है कितनी? 20,000। तो ए पैसा लेके आएगा, तो कितना लेके आएगा? 2,500 रुपए। सी की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 7,500, वो
10,000 और वो चाहता कितना है 7,500, तो सी क्या करेगा, पैसा लेके जाएगा। सी पैसा लेके जा रहा है तो हमारे पास से पैसा कम हो रहा है। अब क्वेश्चन ने कहा कि भाई ये देखो कितना पैसा लाना है या लेके जाना है, तो वो तो हमने देख लिया, ये पैसा ला रहा है, ये लेके जा रहा है। एंट्री भी तो करनी है। एंट्री में क्या है, एंट्री तो बच्चों का खेल है भाई। पैसा आ रहा है, कैपिटल आ रही है, तो कैपिटल आने की एंट्री, कैश टू कैपिटल। किसकी कैपिटल, एज कैपिटल। ए पैसा लेके आ रहा है कितना, 2500 रुपए। सी पैसा लेके जा रहा है, सीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू पैसा जा रहा है, कैश बैंक कुछ भी लिखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेना। क्वेश्चन ने बैंक का दिया है, बैंक लिखना, कैश दिया है तो कैश। हो गया पहला केस। लैंग्वेज, अब मैं केस क्यों बनाऊं, लैंग्वेज पढ़ूंगा ना, लैंग्वेज क्या कह रही है उसे पढ़ूंगा, उसे समझूंगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, नॉट केस, अगला क्वेश्चन। 3 पार्टनर XYZ, उनकी रेशियो 2:1:1, बाय कर जाता है रिटायर, ठीक है भाई। 1 अप्रैल 23 को कैपिटल XYZ की हमें दे दी 1,80,000 और 1,20,000। कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, जो नई फर्म है, रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब नई फर्म है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ बाय, यानी कि बाय से पहले, बाय के रिटायर होने से पहले जितनी कैपिटल थी वो चाहते अभी भी उतने रहे, ठीक है भाई। एंड विल बी इन द न्यू PSR ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, और वो न्यू PSR में हो जाएगी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के, ठीक है भाई। क्या दिक्कत है, हमें पैसा निकालना, कितना ला रहे हैं लेके जा रहे हैं, फट्टू क्वेश्चन है, करके देखते हैं। A प्लस बी, सॉरी XYZ है ना, या तो X प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की कैपिटल थी कितनी, वो थी 1,00,000 रुपए प्लस 80,000 रुपए प्लस 1,20,000 रुपए। XYZ की कैपिटल थी 3,00,000 रुपए, ठीक है, कितनी थी 3,00,000। क्वेश्चन ने क्या कहा, सेम एज बिफोर, यानी कि ये पुरानी कैपिटल थी और अभी भी वो चाहते 3,00,000 ही रहे, यही तो कहा। कैपिटल रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ बाय, तो बाय के रिटायरमेंट होने से पहले कैपिटल थी 3,00,000, अभी भी कितनी चाहते 3,00,000, ठीक है भाई। लेकिन ये 3,00,000 चाहते किसमें, नई PSR में। भैया इसमें तो PSR ही नहीं दी, अरे रिटायरमेंट डेथ में PSR नहीं देते, निकालना बड़ा आसान है। रिटायरमेंट डेथ ध्यान देना, 2:1:1, पुरानी रेशियो है ये X, Y और Z की, बाय रिटायर करके हटा दो, नई रेशियो आ गई 2:1। जो रिटायर कर रहा है, जो डेथ कर रहा है उसे भगाओ, हट भाई तू हट, जो रिमेनिंग है वो आती है हमारी नई रेशियो या गेनिंग रेशियो भी कहते हैं। नई रेशियो और गेनिंग रेशियो सेम होती है, तो ये बड़ा सिंपल है। तो नई रेशियो कितनी हो गई 2:1, तो 3,00,000 को वो चाहते हैं 2:1 में, तो X का और Z का, तो X के कितने हो गए 2,00,000, Z के कितने हो गए 1,00,000। तो यहां पे अगर मैं बात करूं XZ न्यू कैपिटल, तो नई कैपिटल कितनी 2,00,000 और 1,00,000। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है भाई, 1,00,000 है और 1,20,000 है, 1,00,000 है और 1,20,000 है। तो मैंने कहा इसे 1,00,000 रुपए लाने पड़ेंगे और ये 20,000 रुपए लेके चला जाएगा, ये लेके आएगा और ये लेके जाएगा, Z ले जाएगा, Z क्या कर रहा हूं मैं, Z आएगा, Z, ठीक है, Z लेके जाएगा और X लेके आएगा। एंट्री की बात करें, कैश डेबिट टू X 1,00,000 रुपए, वहां पे Z कैपिटल टू कैश 20,000 रुपए, हो गया क्वेश्चन, सिंपल है। आगे बढ़े, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान देना। XYZ 3 पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो है उनकी 4:3:2, बाय रिटायर कर जाता है 1 अप्रैल 23 को, भैया बाय कोई भगा रहे हैं बार बार। ऑन विच डेट कैपिटल ऑफ XYZ आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट के बाद की हमें कैपिटल दे दी कितनी 60, 57 एंड 30। कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी रीएडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग अमाउंट सो दैट द फ्यूचर कैपिटल्स ऑफ X एंड Z बी इन द फ्यूचर PSR, कि उनकी फ्यूचर कैपिटल कितनी हो जाए, फ्यूचर PSR में हो जाए। एंड कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड ब्रॉट इन बाय या ब्रॉट इन टू, ठीक है, बाय द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स, वो पैसा लाएंगे ले जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। अच्छा ध्यान देना, इस वाले क्वेश्चन और पीछे वाले में एक छोटा सा फर्क है, सिमिलर है ये, बस एक छोटा सा फर्क है।
पीछे क्वेश्चन ने क्या कहा? पीछे क्वेश्चन ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी जो कैपिटल्स है ना, वो पुरानी जो कैपिटल थी, फर्म की पुरानी जो कैपिटल थी, वो आज भी सेम रहे। और यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और जेड के बीच की कैपिटल्स वो नई पीएसआर में करना चाहते हैं। तो यहां पे मैं वाई को सिंपली कर दूंगा इग्नोर, भूल जाओ, मैं बात करूंगा केवल एक्स और जेड की। तो मैंने कहा टोटल कैपिटल बिटवीन एक्स एंड जेड कितनी हो गई? 60 प्लस 30, 60 के प्लस 30 के, दैट विल बी 90,000। और ये चाहते हैं ये हो जाए इनकी किसमें? न्यू रेशो में। क्वेश्चन ने न्यू रेशो फिर से नहीं दिया, फिर से नहीं दी, तो मैंने कैसे हटाओ? तो नई रेशो कितनी है? 4:2, जिसको हम प्यार से 2:1 भी कह सकते हैं। तो 2:1 में बांट दो एक्स और जेड, तो 60,000 और 30,000। अब फिर से वही गणित, सिंपल सी गणित। तो देखो भाई, एक्स जेड, न्यू कैपिटल कितनी? 60,000 और 30,000 माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है हमारी? 60-30। अरे बहुत ही बढ़िया, एग्जिस्टिंग भी 60-30 है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कैलकुलेट करके पता चल रहा है कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, अगर लेट से ये अपना होता, एज्यूम कर लेते हैं, अगर ये 60-30 की जगह होता हमारा 40 और 50, तो यहां पे क्या होता? 20,000 रुपए ये लेके आता और ये 20,000 रुपए लेके चला जाता। ठीक है, बट यहां पर्टिकुलरली कुछ था नहीं, तो एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। बट हमें क्या है, कैलकुलेशन करनी है। हाँ जी, एट द एंड हम आंसर क्या लिखेंगे कि देयर इज नो नीड टू ब्रिंग इन और ब्रॉट आउट द कैश बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एक्स एंड जेड। ठीक है, कि ना तो उन्हें पैसे लाने की ना लेके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से मतलब जीरो आ रहा था। अब ये भी ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसी तरह से 3 से 4 नंबर में आ जाएगा कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे और आपसे बस ये पूछेंगे पैसा बताओ और एंट्री करो। तो एंट्री करना आप सीख गए, अमाउंट निकालना आप सीख गए। 2 केसेस और हैं, 2 क्वेश्चंस और हैं, उन्हें और समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बड़ा सिंपल है। मिसलेनियस इसलिए लिखा है क्योंकि थोड़ा सा एक लेवल अप है, थोड़ा सा इसके अंदर 1-2 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझना। 3 पार्टनर XYZ, PSR 537, 1 अप्रैल 2023, एक्स ने नोटिस दे दिया, भैया मैं चला, टाटा बाय बाय, जा रहा हूं मैं। ठीक है भाई, YZ ने कहा कि वो अपना प्रॉफिट रेशो रखेंगे आपसे 2:3। ठीक है भाई, 2:3 रख लो। एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ Y एंड Z शो अ बैलेंस ऑफ 30,000 एंड 60,000। तो Y और Z का मुझे कैरेट डाउन दे दिया, ये बहुत ही अच्छी बात। द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू एक्स इज 90। एक्स को उन लोगों को कितने देने? 90,000 रुपए देने। दिस अमाउंट इज टू बी पेड बाय Y एंड Z, यानी कि ये 90,000 रुपए Y और Z हाथों हाथ पे कर रहे हैं। ध्यान से समझना, एक्स रिटायर हो रहा है, 90,000 रुपए पैसे बनते हैं उसके, जो कौन दे रहा है? Y और Z दे रहे हैं। और वो इस तरह से दे रहे हैं इन सच अ वे कि उनकी कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट हो जाए उनकी पीएसआर के। वो पैसे इस तरह से दे रहे हैं कि उनकी कैपिटल न्यू पीएसआर के हिसाब से हो जाए। समझना, अब इससे रिलेटेड हमें एंट्रीज करनी है एंड वर्किंग्स वगैरह दिखानी है प्रॉपरली। तो देखो भाई, मैंने कहा Y और Z अपनी कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना चाहते हैं, एक एक करके चलते हैं ना। YZ क्या करना चाहते हैं? अपनी कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना चाहते हैं। YZ की कैपिटल कितनी? 30,000 और 60,000। लिख दो भाई, 30,000 60,000, तो टोटल कितने हो गए? 90। अच्छा, वो सिर्फ अपनी कैपिटल प्रोपोर्शनेट नहीं करना चाहते, वो इस तरह से करना चाहते हैं कि एक्स की भी पेमेंट हो जाए। तो मैंने कहा एक्स को भी जोड़ लेते हैं। एक्स की कितनी है कैपिटल? 90,000, तो 90 और ले लिए, यानी कि वो टोटल कितनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करेंगे? 1,80,000। किस रेशो में करेंगे? न्यू रेशो में। और वो क्वेश्चन ने परोस के दिए 2:3। करते हैं भाई गणित। बाय Z 5 3 15 36 72,000 और कितना आएगा? 1,08,000। ठीक है, तो ये हो गई Y की, ये हो गई Z की। एंट्री आपको करनी आती है। एक बार यहाँ पे अमाउंट निकाल लेते हैं पहले, YZ। तो YZ न्यू कैपिटल कितनी निकाली हमने? 72,000 एंड 1,08,000।
60,000। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है इनकी? एग्जिस्टिंग कैपिटल इनकी 30,000 और 60,000। तो यहां पे क्या हो रहा है, दोनों को ही पैसे लाने पड़ रहे हैं। ये कितने लेके आएगा 42 और ये लेके आएगा 48। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्रीज क्या आएंगी, ध्यान से सुनना। पहली एंट्री, पैसा आएगा कैश टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, कितना कितना 42 48, टोटल कितना पैसा आ रहा है 90,000। नंबर एक। नंबर दो, ये एंट्री बच्चे भूल जाते हैं करना, एक्स कैपिटल टू कैश। भैया अगला बंदा रिटायर भी तो हो रहा है, रिटायर हो रहा है और हम उसे हाथों हाथ पे कर रहे हैं, तो पे तो कर दो 90,000 रुपए। ले भाई पैसे ले, टाटा बाय बाय, हो गया क्वेश्चन। क्या था इसमें, बच्चे इसे लेके कंफ्यूज हो जाते। अरे कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं है, क्वेश्चन ने क्या कहा था, 3 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, जो रिटायर हो रहा है वो अपना पैसा लेके जा रहा है, वो पैसा दे कौन रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और वो इस तरह से दे रहे हैं कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो मैंने कहा तीनों की कैपिटल प्लस कर दो और उन्हें न्यू पीएसआर में बांट दो, बाकी राम कहानी तो सेम है जो अभी तक हम कर रहे थे, न्यू कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग, कितना पैसा लाना ले जाने पता चल जाएगा, हो गया क्वेश्चन। तो अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज का, मतलब इस वाले पार्ट का। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। अच्छा बोर मत हो जाना बालक, बहुत जरूरी है ये सब कुछ, कहीं अपना मिस कर जाओ, इधर उधर मत भटक जाना, ठीक है बालको। तो आते हैं अपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के लास्ट पर्टिकुलर केस पर, या क्वेश्चन कहें तो 3 पार्टनर एक्स वाई जेड, रेशियो है 5:3:2, ठीक है जी। वाई रिटायर करता है 31 मार्च 23 को, बहुत ही बढ़िया। ऑन दैट डेट कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हमें दे दी 43,200, 36,600 और 11,200। कैश एंड बैंक बैलेंस हमें पता कितना है 4,000, ठीक है। वाई वॉज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट बाय एक्स एंड जेड इन अ मैनर कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए और उनकी कैपिटल हो जाए 4:1 में। ये तो पीछे ही करा है, बिल्कुल सेम ही तो क्वेश्चन है, अलग क्या है इसमें, ये तो बिल्कुल डिट्टो है। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं एक बार। कैलकुलेट अमाउंट टू बी पेड या ब्रॉड बाय द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर इफ मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 5,000 वाज टू बी मेंटेन्ड। यानी कि पीछे वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में केवल एक चीज का अंतर है, वो है ये लाइन का। इस लाइन के अंतर से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बाकी बिल्कुल सेम है। पीछे हमने क्या करा, 2 पार्टनर हैं, वो तीसरे को पेमेंट कर रहे हैं और अपनी कैपिटल प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं, यहां पे भी वही हो रहा है। बट उसके साथ साथ एक चीज और कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनके पास 5,000 रुपए का नगद भी बचा रह जाए, यानी कि वो अपने बैंक को जीरो नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं उनके पास बैंक में कितने रह जाएं, 5,000 रुपए रह जाएं। तो देखो भाई क्या करें ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल है। तो एक्स और जेड, एक्स और जेड की कैपिटल कितनी है, एक्स और जेड की कैपिटल कितनी है, कहां गए, ये रहे, एक्स की ये रही और जेड की ये रही, 43,200 और 11,200, 43,200 और 11,200 प्लस करते हैं 400, 3 और 1 4, 4 और 1 5। हमने कहा भाई वाई को भी पेमेंट करनी है तो वाई की भी जोड़ो, 36,600 जोड़ दी भाई, 36,600 कितना आया 1,000, 91,000, कितना आया 91,000। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब ये क्या कह रहे हैं, 5,000 का मिनिमम पैसा मेंटेन करना है, और क्वेश्चन ने कहा ऑलरेडी 4,000 है, 4,000 है, 5 मेंटेन करना है, तो 1,000 और ले आओ भाई। तुम 91,000 वाई की पेमेंट, वो 36,600 वाई को पे करने के लिए ला रहे हो, तो 1,000 और ले आओ, कैश टू बी ब्रॉट, कैश टू बी ब्रॉट। या फिर मैं ऐसे सिंपली पता क्या कह सकता हूं, डेफिसिट कैश, क्या कह सकता हूं, डेफिसिट कैश। तो कितना पैसा लाने की जरूरत पड़ रही है, कितना पैसा कम पड़ रहा है 1,000, तो वो जोड़ दिया मैंने। अगर सिचुएशन उल्टी होती, मेरे बैंक में होते 5,000 और मुझे मेंटेन करने होते 4,000, तो मैं क्या करता, सरप्लस कैश माइनस कर देता, डेफिसिट प्लस सरप्लस माइनस, ठीक है। तो अब मेरे को कितना मेंटेन करना है टोटल 92,000, किस रेशो में, क्वेश्चन भगवान, क्वेश्चन ने बताया 4:1, तो भाई 4:1 में बांट दो, 4:1 एक्स और जेड। तो गणित करनी पड़ेगी बाल को, हाँ जी,
5 की टेबल पढ़ेंगे तो 5 1 जा 5, 42, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 2 0, 2 0, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 32, 73 600, 6 4 10, 8 3 11 12, 7 1 8 1 9, सही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैपिटल्स। तो अब जल्दी से कैलकुलेशन कर देते हैं। एक्स जेड न्यू कैपिटल, तो न्यू कैपिटल हमने निकाली 73,600, न्यू कैपिटल हमने निकाली 18,400, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल 43,200 और 11,200। हमने माइनस करा, भैया को पैसे लाने हैं, कितने लाने हैं 30,400, यहाँ पे भी भैया को पैसे लाने हैं, कितने लाने हैं 7,200। तो एंट्री तो कर ही लोगे, कितनी एंट्री, 2 एंट्री, पहली कैश टू एक्स कैपिटल टू जेड कैपिटल, अमाउंट्स आ जाएंगी, और एक और एंट्री कौन सी, बाय टू कैश, पेमेंट नहीं करोगे क्या, बाय टू कैश, कितना 36,600। तो ये थे हमारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सारे केसेस। ठीक है, आई होप आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझ आ गया इन केस ऑफ एडमिशन एंड इन केस ऑफ रिटायरमेंट। और मैं फिर से आपको ये चीज दोबारा नोटिफाई करूंगा कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, केसेस मत रटो, केसेस रटने पे जाओगे दिक्कत आएगी। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो कि लैंग्वेज मांग क्या रही है, क्या है क्या रही है। अरे क्वेश्चन तुम्हें सब कुछ लिख के देता है, क्वेश्चन तुम्हें बताता है बेटा ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। हम इधर उधर ही भाग के अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अंग्रेजी पे पकड़ बनाओ ना। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई केस नहीं समझ आ रहा है, मुझे बता देना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और रिटायरमेंट और डेथ वाले पार्ट पे आते हैं। देखो हमने एडमिशन के सारे कंसेप्ट कर लिए, रिटायरमेंट के कुछ कंसेप्ट बचे हैं और डेथ हमारा बचा है कंसेप्चुअली। तो इन दोनों को भी खत्म करते हैं और आज पूरा निपटाएंगे चेन इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चंस एडमिशन के, रिटायरमेंट के, डेथ के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आता है अपना ये वाला पार्ट। तो यहां पे हम समझ रहे हैं डेथ और रिटायरमेंट क्या अलग है, सेम है, क्या है। देखो सीधी सी बात, रिटायरमेंट अपनी इच्छा से होती है और डेथ भगवान की इच्छा से होती है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो इस अंतर के चलते हमारी अकाउंटिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो क्या आता है उसे देखो। द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर इज सेम, वो सेम है किसकी तरह, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की तरह, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। वो डिफरेंस क्या है, पहला, रिटायरमेंट को आप प्लान कर सकते हो कि यार मेरे को आज रिटायर होना है, मेरे को 10 दिन बाद होना है, मेरे को 10 महीने बाद होना है, प्लान कर सकते हो और ये वॉलेंटरी होती है। लेकिन डेथ को आप कभी प्लान थोड़ी करते हो, डेथ की प्लानिंग आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, अनलेस सावधान इंडिया का एपिसोड ना चल रहा हो। आगे देखो, अमाउंट ड्यू आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इज पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर। भाई रिटायर हो रहा है, जा रहा है, अरे पैसे पकड़ो, चलो बाय। लेकिन डेथ के केस में थोड़ी होगा। इन केस ऑफ रिटायरमेंट तो ऐसा होता है, वेयर एज अमाउंट ड्यू इज पेड टू डिसीज्ड पार्टनर्स लीगल हायर्स, कि जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उसके एग्जीक्यूटर हैं, यानी कि जो उसके सगे संबंधी हैं, उनको देते हैं पैसा। तो मेजरली अगर हम बात करिए, दो डिफरेंसेस हैं हमारे। रिटायरमेंट को आप प्लान करते हो, डेथ को आप प्लान नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो अमाउंट रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर को देते हो और यहाँ पे किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देते हैं डिसीज मतलब डेथ वाले केस में। क्लियर है? तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी एंट्रीज पे आते हैं और कंसेप्चुअली चीजें समझते हैं। तो देखो सबसे पहला प्रॉफिट लॉस। भाई जब बंदा रिटायर हो रहा है, अब वो रिटायर हुआ साल के आखिरी में, तो जो नफा नुकसान है दो उसे, वो तो लेके जाएगा ही सब कुछ कि भैया आज तक का जो भी ताम झाम है सब दे दो मुझे, आज तक मैंने इतना कमाया, आज तक यहाँ पे ये हुआ वो हुआ, सारा पैसा उठाओ उसे पकड़ाओ, भैया उसका हक है, सीधी सी बात। लेकिन अगर साल के बीच में मर गया तो, साल के बीच में रिटायर हो गया तो वहां पे हमारे थोड़े केसेस बदल जाते हैं, उनको समझना में। तो देखो प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन की अगर हम बात करें, अगर हमने फाइनल अकाउंट्स बना दिए हाथों हाथ, अगर हमने कहा भैया रिटायर हो रहा है, ये तो अपना हो ही रहा है 31 मार्च को, तो हाथों हाथ हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। तो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो एंट्री बड़ी सिंपल है, प्रॉफिट देने की एंट्री, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन टू रिटायरिंग पार्टनर, कि भैया ये एप्रोप्रिएशन में आपका प्रॉफिट बनता है, लो जी पकड़ो जी। अगर लॉस है तो एंट्री को उल्टा कर देना कि भैया आपके कैपिटल हमने काट लिया, आपके प्रॉफिट का पैसा। रिटायरमेंट हो, डेथ हो, कुछ भी हो, मैंने रिटायरिंग भी लिखा है, डिसीज भी लिखा है। बाई चांस जिस दिन डेथ हुई उसी दिन फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो,
तब भी तो ये एंट्री रहेगी। ठीक है, अब समझते हैं ड्यूरिंग द ईयर कि भैया बंदा साल के बीच में रिटायर हो गया, साल के बीच में, अब डेथ के तो नॉर्मली चांसेस है साल के बीच में डेथ होगी, तो अगर डेथ हो जाती है या रिटायर करता है वो ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन की एंट्री थोड़ी करेंगे। देखो, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाता हूं, मेरे को पता है कि इतना प्रॉफिट हुआ है, मैं श्योर हूं, सब कुछ हिसाब किताब हो रखा है, लेकिन अगर साल के बीच में बंदा मर रहा है तो मैं प्रॉफिट्स को लेकर श्योर थोड़ी हूं, मैं तो थोड़ी अजम्पशन के बेसिस पे ही तो कैलकुलेशंस करूंगा। तो यहां पर मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन का यूज नहीं करता, इंस्टेड मैं यूज करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का। अब यहां पे भी आपके दो सिचुएशन आती है, जिसमें पहली सिचुएशन है कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनकी पीएसआर में चेंज नहीं आ रहा, इफ पीएसआर ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर डज नॉट चेंज, अगर उनकी पीएसआर चेंज नहीं होती तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर तो क्रेडिट होगा, देखो ये याद रखना बड़ा आसान है, रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर तो क्रेडिट होगा, क्यों? क्योंकि उसे क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। लॉस मिलेगा तो वो डेबिट होगा, क्योंकि लॉस से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जगह क्या आया? सस्पेंस। सस्पेंस कब आएगा? ध्यान से समझना, ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में डेथ हो गई, साल के बीच में रिटायरमेंट है, ड्यूरिंग द ईयर है तो सस्पेंस। एप्रोप्रिएशन की जगह सस्पेंस, बस ये अंतर है। हाँ, अगर वो साल के बीच में डेथ हो रही है और साल के बीच में रिटायर हो रहा है, इनमें से कोई है, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो अपनी पीएसआर भी चेंज कर लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं? अपनी पीएसआर को चेंज कर लेते हैं, तो हम पीएनएल सस्पेंस या पीएनएल एप्रोप्रिएशन यूज ना करके एंट्री क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर इन केस ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में उल्टा हो जाएगा। भैया ये तो याद रखना बड़ा मुश्किल है। अरे क्यों है मुश्किल? प्रॉफिट की बात कर रहे हो ना, तो जब जब प्रॉफिट दोगे रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट कर दो, लॉस दोगे तो डेबिट, उल्टा आपको पता ही, फिर अपोजिट साइड आएगी चीज। यहां पे भी हमारा क्या हुआ भैया? हम तो कंफ्यूज क्यों हो गए भाई? अरे प्रॉफिट दे रहे हो तो प्रॉफिट दोगे तो रिटायरिंग पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट होगा, लॉस दोगे तो डेबिट होगा, अपोजिट साइड दूसरे का नाम आएगा, यानी कि गेनिंग का नाम आएगा। तो ये थी हमारी एंट्रीज अगर हमारे पार्टनर की डेथ होती है ड्यूरिंग द ईयर या रिटायरमेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़े आगे देखते हैं। आज खत्म करना है मैं रिटायरमेंट डेथ, ध्यान से समझना। देखो, अब है भाई, बंदा अगर रिटायर हो रहा है साल के बीच में, तो प्रॉफिट लॉस की गणित कैसे करें? आखिरी में हो रहा है तो भाई सब कुछ बन रहा है, ट्रेडिंग भी बनाएंगे, पीएनएल भी बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनेगी, उससे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी बनेगा, पार्टनर कैपिटल भी बनेगा, ए टू जेड सारी चीज बनेगी। लेकिन अगर साल के बीच में डेथ हो गई तो मैं प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करूं? ये थोड़ी कि भैया अभी तक जितना प्रॉफिट, अरे भाई कई सारे बिजनेसेस ऑन सीजन ऑफ सीजन के कंसेप्ट पे होते हैं, यानी कि पता चल रहा है अपना जो मेहनत करी, जो चीजें करी, इन्वेस्टमेंट करी, उस बीच उसकी डेथ हो गई, जब रिटर्न आने की बारी हुई उसे कुछ मिला ही नहीं, तो ऐसे नहीं होता। तो यहाँ प्रॉफिट की कैलकुलेशन के दो तरीके हैं, जिसमें पहला है ऑन टाइम बेसिस, कि हम टाइम बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और दूसरा है ऑन बेसिस ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे आपके फॉर्मूले हैं, बड़े सिंपल से फॉर्मूले हैं, जिसमें पहला क्या है, हमने कहा यार पिछले ना 4 सालों से ऑन एन एवरेज में 10 लाख रुपए कमाती है हमारी फर्म, पिछले 4 सालों से या 5 सालों से ऑन एन एवरेज 10 लाख रुपए कमाती है। तो फॉर्मूला क्या है? लास्ट ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी आ सकता था, लिख देते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट, या फिर हम कहें एवरेज प्रॉफिट। वो क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन बताएगा, हमारा ये कोई फिक्स नहीं है लास्ट ईयर लेना है या एवरेज लेना है, क्वेश्चन भगवान है। क्वेश्चन ने कहा 5 साल की एवरेज, सुन लो भाई, क्वेश्चन ने कहा 1 साल का लो, ले लो भाई, इसमें ज्यादा कल नहीं लगानी हमें। ठीक है, अच्छा भैया पिछले 5 साल से लॉस हो, तो भैया लॉस भी लो, प्रॉफिट दे रहे हो तो लॉस भी तो लोगे, तो अगर लॉस है तो लॉस ले लोगे आप। ठीक है, एंट्री क्या होती है वो हमने देखी, प्रॉफिट्स में क्या है, लॉस में क्या है, अभी हम बस कैलकुलेशन देख रहे हैं। तो पिछले 5 सालों से हमने कमाए 10 लाख रुपए, इनटू भाई 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है, लेकिन 10 लाख रुपए तो तुम साल के कमाते हो। अब वो बंदा, उसकी डेथ हो गई 3 महीने काम करके ही, तो उसे पूरे साल का प्रॉफिट थोड़ी दोगे, उसे सिर्फ 3 महीने का प्रॉफिट दोगे और उसका हिस्सा दोगे, क्योंकि 10 लाख तो फर्म का प्रॉफिट है, उसे उसका हिस्सा दोगे। तो लेट्स से उसका हिस्सा था 1/2। तो जो भी सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा कि भाई डिसीज पार्टनर का इतना पैसा बनता है, लो जी पकड़ो जी। समझ में आया? एवरेज प्रॉफिट या लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू टाइम टिल डेट ऑफ डेथ या रिटायरमेंट अपॉन में 12 मंथ्स या 365। अगर आपको दिया 1 जुलाई, 30 जून, 31 दिसंबर, इस तरह से, तो आप मंथ्स लोगे। अगर आपको डेज दे दिया, आपको लिखा है कि 16 ऑफ जुलाई को उसकी डेथ हुई, तो यहाँ डेज काउंट होंगे।
अब डेज काउंट करना कोई कठिन काम नहीं है। तो अगर 16 जुलाई को डेथ हुई तो भाई अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 और 16 दिन जुलाई के, सबको प्लस कर दो, आपके पास डेज आ जाएंगे। तो डेज अपॉन 365 कर देना, आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा कौन सा केस, पहला, जहां पे हम प्रॉफिट बेसिस, वो टाइम बेसिस पे कैलकुलेशन कर रहे थे। अगला हमारा सेल्स बेसिस, ये चलो लिखे ही रहने देते हैं या हटा ही देते हैं। ठीक है, अब देखो एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, कि सेल्स के बेसिस पे हमारी कैसे कैलकुलेशन होगी। तो बड़ा सिंपल है, सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ, कि भाई जब तक बंदा जीवित था आप उस समय तक की सेल्स ले लो। हमने कहा भाई बंदा जीवित था 3 महीने, तो 3 महीने में हमने कितना माल बेचा, 3 महीने में लेट से हमने बेचे 3 लाख रुपए का माल। ठीक है भाई, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ प्रॉफिट, जीपी रेशो भी कहते हैं इसे, प्रॉफिट रेशो भी कहते हैं इसे। ठीक है, लेट से बिजनेस के अंदर 10% का प्रॉफिट रेशो है तो 10/100 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो अपना फर्म का प्रॉफिट आया ना, उसका शेयर है लेट से हाफ, सॉल्व कर दो 0 0 0 0, 30,000 का आधा 15,000 आ गया। लो भाई हो गई गणित। अब क्वेश्चन अगर सिंपल है तो आपको ऊपर वाले से काम चल जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है तो आपको यह भी निकालना पड़ेगा प्रॉफिट रेशो। तो प्रॉफिट रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है, पिछले साल का प्रॉफिट पिछले साल की सेल्स इनटू 100। जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो ध्यान से देखना कि पिछले साल का प्रॉफिट कितना है और वो पिछले साल की सेल्स कौन सी है और इस साल की सेल्स कौन सी है। बच्चे क्या करते हैं, दोनों मिक्सअप कर देते हैं। तो ध्यान से पढ़ना, लास्ट ईयर की सेल्स और करंट ईयर की सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, टाइम बेसिस एंड सेल्स बेसिस, जहां पे हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट करना सीखा। पढ़े, आगे बढ़े माल को। तो देखो, अच्छा कोई डाउट आए कुछ भी आए, मैं बार बार बोल रहा हूं टेलीग्राम के थ्रू आप लोग पूछते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अब डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखो बड़ा सिंपल सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट ही तो ये, तो कोई भी फायदा दे रहे हो क्रेडिट, कोई भी नुकसान कर रहे हो डेबिट, खत्म बात, और कुछ करना ही नहीं। तो देखो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद अगर उसका करंट अकाउंट का कोई बैलेंस है, करंट अकाउंट मतलब उसका जब जा रहा है, डेथ हो गई तो उसके करंट अकाउंट का पैसा भी पकड़ाओ भाई, अगर क्रेडिट है तो इधर, डेबिट है तो इधर दे देना। ठीक है, अगर उसने कोई लोन दे रखा था उसका लोन भी पकड़ाओ भाई, तू रिटायर मतलब डेथ हो रही है, रिटायर हो रहा है भाई, ये तेरा लोन से रिलेटेड पैसा है। अगर उसने फर्म से लोन ले रखा था, अगर उसने फर्म से लोन ले रखा था तो वो पैसा काटेंगे भी तो इसलिए वहां पे आ गया। रिवैल्यूएशन का लॉस या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। जो हमने पेनल सस्पेंस की कैलकुलेशन करी थी, अगर प्रॉफिट है तो इधर, लॉस है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो बैलेंस शीट में चीजें होती हैं, हमने डिस्कस करा था ना लास्ट क्लास में, रिजर्व्स हो गए, WCR, IFR, प्रॉफिट लॉस का प्रॉफिट, तो देखो रिजर्व्स दे दिए, पीएनएल अकाउंट वाला प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे दिया गया हमारा, ये देखो एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे दिया हमने। अगर उसने साल के बीच जब तक जिंदा था कोई ड्राइंग्स करी तो कैपिटल कम हो रही है वो भी ले लो। तो ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है पीएनएल सस्पेंस के नाम से, उसकी सैलरी या कमीशन आ जाएगा। ठीक है, ये गुडविल, परचेज गुडविल है तो वो भी कटती है, आप लोगों को याद होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस हो जाएगा। तो ये सारा कुछ है जो हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक दो चीज ध्यान रखना, जब हम रिजर्व बांट रहे हैं तो नॉर्मली बढ़ जाएगा, मंथ्स का कोई लॉजिक है क्या, नहीं। लेकिन जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हो, जब आप सैलरी कमीशन की बात करते हो, जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात करते हो, तो यहाँ महीने भी तो लोगे, बाकी चीजों में महीने नहीं आएंगे, यहाँ पे तो आएंगे महीने। जब वो 3 महीने ही जिंदा था, मतलब 3 महीने तक ही उसने काम करा, तो 3 महीने का इंटरेस्ट दोगे या पूरे साल का दे दोगे, 3 महीने की ही तो सैलरी दोगे। उसको 2,000 रुपए पर मंथ मिलती है सैलरी, अब वो 3 महीने तक ही अपना सर्वाइव हुआ, मतलब 3 महीने तक बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 2,000 इंटू 3 6,000 रुपए ही तो दोगे। 2,000 इंटू 12 मत कराना कि भैया आपने तो कहा था सैलरी लेते हैं पूरे पीरियड की, अरे भैया उसका पीरियड ही 3 महीने तक का था, तो 3 महीने की ही सैलरी दोगे, 3 महीने का ही इंटरेस्ट दोगे। लेकिन रिजर्व में क्या महीने का कोई लॉजिक है, नहीं। रिजर्व में उसका हिस्सा दोगे, काम खत्म। प्रॉफिट्स में उसका हिस्सा दोगे, काम खत्म, उसमें मत लगा देना महीने। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा डिसीज पार्टनर का। अच्छा,
इन केस देयर इज डेबिट बैलेंस इज डिसीज पार्टनर कैपिटल, तो हम उसके प्राइवेट एस्टेट से रिकवर करेंगे। थ्योरेटिकली आ सकता है, प्रैक्टिकली आएगा नहीं नॉर्मली। तो अगर नेगेटिव आ जाता है, देखो जो भी हमने सॉल्व करा, सॉल्व करने के बाद एग्जीक्यूटर को पकड़ा दो कि भैया ये पैसा तामझाम है, ये पकड़ो, आप उसके लोन अकाउंट में डालो या पेमेंट करो। यहाँ पे पेमेंट मत कर देना गलती से भी, क्योंकि बंदे की डेथ हो गई तो आप उसे पे कैसे कर रहे हो। पेमेंट कहाँ होगी? एग्जीक्यूटर अकाउंट में, याद रखना है। पेमेंट कहाँ होगी? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो यहाँ पे हमने क्या करा, डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट निकाला, चीजें करी, बैलेंसिंग फिगर निकाला और उसके एग्जीक्यूटर में हम पेमेंट कर देंगे, रफा दफा हो जाएगा मामला। अब यहाँ पे क्या कह रहा था मैं, लोन अकाउंट वगैरह उस पर ज्यादा गौर मत देना, उसके आने के चांस होते हैं नो डाउट, बट वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो अगर ये 12 जो हमारे हैं घंटे, इसके अंदर अगर समय रहता है तो हम उस पर चर्चा करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा 100% के पीछे मत भागना। मैं उन बच्चों के लिए वीडियोस बन रही हैं जो 30-40 पे अटके पड़े हैं, जो शायद फेल हो रहे हैं, तो तुम्हें मुझे खींच के ना 70 पे लेके आना है, 80 के पास लेके आना है। तो तुम 100 के पीछे मत भागो, एकदम पहले इस पे ग्रिप बना लो। कोई कहे कि भैया आपने हमारी हेल्प करी, हम लोग इस पे ग्रिप बना चुके हैं और हमारा अभी समय बहुत है, क्योंकि उसके बाद भी समय है, तो तब करेंगे ना हम लोन अकाउंट। अगर आप लोग कहोगे तो लोन अकाउंट भी सीखेंगे, छोटे छोटे और कोई टॉपिक बचे तो वो भी कवर अप करेंगे, बट तब तक इसी पे स्टिक रहना है जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। सारी चीजें करने के पीछे नहीं भागना है हमें। हम 70% करके आएंगे और 70% में पूरे 100 लाएंगे, उनमें मैं आधा नंबर भी नहीं कटने दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ये लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो रिटायरमेंट और डेथ के लिए अगेन यूज हो रहा है। अब ये सेक्शन 37 क्या कहता है, ये थ्योरेटिकली भी आ सकता है, प्रैक्टिकली आने के चांस कंपेरेटिवली कम है, आ गया तो 4 नंबर में आएगा, ठीक है। तो देखो, तो ये कहता है जो रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर है तो वो एंटाइटल्ड होता है इंटरेस्ट या शेयर इन प्रॉफिट्स के, इफ इट इज म्यूचुअली एग्रीड अमंग द पार्टनर दैट नो इंटरेस्ट ऑन शेयर वॉन्ट बी पेड, देन अमाउंट शैल बी पेबल। मतलब देखो सीधी सी बात है, जब बंदा रिटायर कर गया, डेथ हो गई, उसके हाथ में पैसे पकड़ाओ कि भैया आप रिटायर कर रहे हो, आप जा रहे हो फर्म छोड़ के, ये आपके 10 लाख रुपए बनते, ये 15 लाख रुपए बनते, ये पकड़िए। अब हमारा और आपका कोई रिश्ता नहीं बचा, आप पैसे पकड़िए जयराम जी की, या तो उसे पैसे दो, अगर तुम उसे पैसे नहीं देते हो तो उसे ब्याज दो, और अगर ब्याज नहीं दे रहे हो तो देखो, इफ एनी अमाउंट पेबल टू द आउटगोइंग पार्टनर दैट इज रिटायर या डिसीज पार्टनर, और वो अनपेड है और कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हो रखा तो क्या होगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि भैया तू रिटायर कर रहा है, तू जा रहा है और हमारे बीच एग्रीमेंट ही नहीं हुआ था यार, रिटायरमेंट के केस में हम कितना ब्याज देंगे। जो रिटायर हो रहा है वो कह रहा है भाई मेरा पैसा दो, पैसा नहीं दे रहे तो मुझे दो 15% का ब्याज। ए और बी कह रहे भाई किस बात का ब्याज, हमारे बीच कोई डिसाइड नहीं हो, हम नहीं दे रहे कोई ब्याज। तो ना तो 15% मिलेगा ना 0 पे अटका रहेगा। यहां पर आएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 37, और उसने कहा, क्या कहा कि भैया अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको ईदर ऑफ देम मिलेगा। तो ध्यान देना क्या मिलेगा, इन्होंने कहा शैल बी एंटाइटल एट द चॉइस ऑफ आउटगोइंग पार्टनर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या तो आप 6% का इंटरेस्ट ले लो, भाई तुम्हारे 15 लाख रुपए बनते हैं, हम पकड़ा रहे हैं, तो भैया उसका और मेरा रिश्ता खत्म। तुम्हारे 15 लाख रुपए बनते हैं, हम 5 लाख रुपए पकड़ा रहे हैं, 10 पकड़ा देंगे और हम नहीं दे रहे ब्याज, तो वो जाएगा कोर्ट में, बोलेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 37 ने पता क्या कहा है, उसने कहा है मेरी चॉइस है, रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर के लीगल हायर की चॉइस है, वो या तो फर्म से 6% पर एनम का ब्याज ले सकता है, या फिर वो शेयर ऑफ प्रॉफिट ले सकता है अपना लोन के रिस्पेक्ट में। तो देखो कैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट वो ले सकता है, जो भी कंपेयर मतलब प्रोपोर्शनेटली बनता है। तो शेयर इन प्रॉफिट कैसे, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, तो जो मैंने एग्जांपल लिया 15 में से 5 पे हो गए, तो कितनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बची, 10 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट, कि भाई लेट्स से फर्म के अंदर है ना, टोटल कैपिटल जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी टोटल कैपिटल है 30 लाख प्लस 10 लाख रुपए जो ये वाले हो गए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जितना भी तुम लोगों ने कमाया, तो लेट्स से उन्होंने कमाया 4 लाख रुपए। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे उसका प्रॉफिट, और
ऑब्वियस सी बात है, आप ये कैलकुलेशन करने के बाद जो ज्यादा होगा वही तो लोगे। जब आपके पास चॉइस है तो जो ज्यादा होगा आप वो लोगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, समझ में आया? रिटायरिंग पार्टनर जो है उसने कहा भाई मेरे 10 लाख रुपए बनते हैं, तो वो आ गया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या आया, भाई तुम लोगों ने बिजनेस के अंदर लगाए हैं 30 लाख रुपए, 10 लाख मेरे भी लगे पड़े हैं, तो बिजनेस की एक तरह से टोटल कैपिटल हो रखी है 40 लाख रुपए की। अब ये जो 40 लाख रुपए लगा के तुमने 4 लाख रुपए कमाए हैं, तो प्रोपोर्शनेटली मेरा हिस्सा दे दो। तो हिसाब सॉल्व करोगे तो उसे कितने मिल जाएंगे, 1 लाख रुपए। और अगर हम बात करें 10 लाख के 6% की, हम बात करें 10 लाख के 6% की, तो उसके बनते हैं 60,000 रुपए। तो यहां पे वो क्या देगा, मतलब वो क्या मांगेगा, वो मांगेगा भैया मुझे तो 1 लाख रुपए दे दो, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है। तो ये था हमारा सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक बार जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं इस वाले पार्ट को, अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है। यहाँ पे हुआ क्या भाई, यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर है वो जा रहा है, वो जाते जाते कह रहा है भैया मेरा पैसा दे दो। उन्होंने कहा भाई अभी पैसे नहीं, हम तेरे को दे देंगे 2-4 साल में। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो तब तक मुझे ब्याज तो दोगे। अब अगर ये एग्रीमेंट में नहीं लिखा कि ब्याज देना है, तो ऑब्वियसली वो कहेंगे हम तो नहीं दे रहे ब्याज। तो ऐसे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आके कहता है कि भैया आपको उसे ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 6% पर एनम, या फिर आपको ये देना पड़ेगा। और ये चॉइस किसके पास है कि इनमें से कौन सा लेना है या कौन सा देना है, ये चॉइस है रिटायरिंग पार्टनर के पास। तो हम गणित करेंगे दोनों से, और जो ज्यादा होगा उसके अकॉर्डिंगली काम कर देंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट एंड डेथ का। ठीक है, जो अब नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे, एक एक चीज और अच्छे से समझेंगे अबाउट एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, एंट्रीज कैसे होती है कलेक्टिवली, क्योंकि अभी हमने पजल के पीसेस इकट्ठे करे हैं, बट उन इकट्ठे पीसेस से हमें पूरी पजल भी तो कंप्लीट करनी है। उन्हें समझ तो लिया हमने, तो उन्हें कंप्लीट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आप सभी से, बाय बाय, जय हिंद।